नमस्कार साथियों, नक्षत्र तक के एक और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। जन्म कुंडली के भावों की एक संज्ञा दी गई है। केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय भाव, त्रिक भाव, त्रिसुडाय भाव, अपोकिलम और पनफड़ भाव। तो आज हम बात करेंगे पड़फड़ भावों की, चर्चा करने वाले हैं। इसे आप अपनी कुंडली में कैसे समझ सकते हैं। वास्तव में पड़फड़ भाव ऐसे भाव हैं जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है, लेकिन आज मैं इसके रहस्य को भी समझाऊंगा और इससे जुड़े हुए कुछ बहुत शानदार सूत्र दूंगा। लेकिन शुरू के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको जो है पड़फड़ भावों के कार्य प्रकृति के बारे में समझाऊंगा, फिर बाद में आपको इसके फलादेश के सूत्र दे दूंगा जिसे आप सीधे अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पड़फड़ भाव जो होते हैं ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कुंडली के चारों केंद्र होते हैं। हर केंद्र के बाद अगला भाव जो होता है वो पड़फड़ में आता है, इसलिए आप समझ सकते हैं इन भावों का कुंडली में महत्व कितना है। हर केंद्र के बाद ये आते हैं। अब अगर आपको पड़फड़ भावों का अध्ययन करना है, इसका महत्व समझना, तो पहले केंद्र का महत्व समझिए। सोचिएगा द्वितीय भाव किस चीज का होता है? द्वितीय भाव होता है पोषण का, संसाधनों का होता है। तो अगर जो है यहाँ पर द्वितीय भाव धन का है ना, जो भी चीजें आपका पोषण करती हैं, लगन का, लगन से आप किस चीज का विचार करते हैं? लगन आप कौन है? आप खुद हैं। चतुर्थ भाव क्या है? आपका परिवार है और आपकी पूरी मानसिक स्थिति है। और ये सप्तम क्या होता है? आपका जीवन साथी होता है। और जीवन में जो भी लोग आपके आते हैं, जो भी पार्टनर आते हैं जीवन में, आप अपना लाइफ जिन लोगों से भी शेयर करते हैं, वो सबका भाव ये है। और दसम भाव आपका क्या है? प्रतिष्ठा है। दसम भाव आपका क्या है? कर्म है। अब ये बताइए, मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं चारों चीज़ों पर निर्भर है। मनुष्य पूरे जीवन भर इन्हीं चारों चीज़ों को इकट्ठा करके इन्हीं चारों चीज़ों के लिए संघर्ष करता है, इन्हीं चारों चीज़ों के लिए सब कुछ पाना चाहता। अगर ये चार भाव निकाल दे कुंडली से तो इंसान जीवित ही नहीं रहना पसंद करेगा। तो इसी बात से समझ जाइए कि जो पूरे जीवन का अस्थायित्व केंद्र है, उससे दूसरा भाव, उस भाव से दूसरा क्या है? पड़फड़ भाव है। पड़फड़ भाव की कार्य प्रकृति को अब मैं समझाता हूं। देखिएगा, केंद्र आपका पूरा जीवन संचालित करता है और पड़फड़ यानी दूसरा भाव जो है उसे क्या दे रहा है? पोषण। लगन आप खुद हैं, आपका अस्तित्व है। जब आप पैदा हुए ना, तुरंत आपका सबसे पहले कौन सा भाव बनता है? लगन। तो जैसे आप पैदा होंगे उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ती है? पोषण की। पोषण कौन करेगा? द्वितीय भाव इसीलिए मुख का है, खाने पीने का है। पोषण कौन करेगा? परिवार करेगा। कहाँ से होगा? वेल्थ से होगा। यानी लग्न को जो चीजें सुरक्षित रखती हैं वो क्या होता है? द्वितीय भाव होता है। इसीलिए हर केंद्र से द्वितीय भाव क्या करता है? उस केंद्र को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका पोषण करता है। इन भावों के सूत्रों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र भाव जीवन में किसी विषय की स्थापना करते हैं और पड़फड़ जो है यानी केंद्र से दूसरा जो भाव होता है, अपने उस केंद्र वाले भाव को क्या करता है? उसके परिणाम को संभालता है, सुरक्षित रखता है, आगे बढ़ाता है, अगली अवस्था में लेकर के जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर केंद्र भावों को पहले, चौथे, सातवें और 10वें को आप एक कारखाना मान लीजिए, जीवन का कारखाना आपका यही चार भाव होते हैं। ये चारों भाव आपके कारखाने हैं। तो इसमें क्या होगा? कारखाने में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। तो जो पड़फड़ भाव है यानी हर केंद्र से दूसरा जो भाव है, उस कारखाने से निकले हुए प्रोडक्ट का क्या करता है? भंडारण, उस प्रोडक्ट की वितरण व्यवस्था को देखता है। यानी यह देखा जाता है कि तैयार वस्तु कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे नष्ट होगी, उसका मूल्य कितना होगा, संवर्धन कितना होगा, वास्तविक लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारे चीज़ों का भाव होता है पड़फड़ भाव होता है। केंद्र स्थानों का पोषण करने वाले भावों को पड़फड़ कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा सिद्धांत आप यह समझ लीजिएगा कि पड़फड़ भाव जो होते हैं, पड़फड़ भाव जो होते हैं, वह यह नहीं बताते हैं कि व्यक्ति जीवन में क्या प्राप्त करेगा। सिर्फ ये नहीं बताएंगे, ये बताते हैं कि व्यक्ति जीवन में जो प्राप्त करता है उस वस्तु का
व्यक्ति के वर्तमान जीवन में उपभोग कैसा होगा और वह वस्तु व्यक्ति के जीवन में आगे कैसे चलेगी। प्रथम भाव ने व्यक्तित्व दिया तो दूसरे भाव ने उस व्यक्तित्व को क्या बना दिया, साधन दे दिया, संसाधन दे दिया कि इस संसाधनों से लगन आप हो गए, आपका व्यक्तित्व हो गया, तो द्वितीय भाव ने उसका पोषण कर दिया, व्यक्तित्व का पोषण कर दिया। अब एक विशेष सूत्र मैं बताता हूं आपको, अगर आपकी कुंडली में पड़फड़ भाव मजबूत हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में ना सिर्फ अवसर आएंगे बल्कि आप उन अवसरों को जीवन में अस्थायी भी कर सकेंगे। यानी कि पड़फड़ भाव आपका जो केंद्र स्थान है ये आपको अवसर उपलब्ध कराएगा, और अगर केंद्र के अगले भाव यानी पड़फड़ भाव मजबूत हैं तो उन अवसरों को आप उपलब्धियों में बदल पाएंगे। अगर आपके ये पड़फड़ भाव पीड़ित होते हैं तो आपके जीवन में कई बार अवसर आता है, परिश्रम भी आप करते हैं, बावजूद उसके परिणाम आप अपने जीवन में सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार पड़फड़ भाव जो है जीवन में किसी न किसी रूप में आपके सुख, समृद्धि, व्यक्ति, वस्तु, चीज़ों को रोकना, आपके जीवन में चीज़ों को संभालना, आपको आगे बढ़ाने का भाव होता है। यानी पड़फड़ भाव आपके जीवन में निरंतरता को व्यक्त करते हैं। अगर पड़फड़ भाव नहीं रहेगा तो जीवन ठहरा हुआ प्रतीत होगा। कैसे, इस लॉजिक को समझ लीजिए। द्वितीय भाव क्या होता है, कुटुंब का होता है। द्वितीय भाव क्या होता है, धन का होता है। आपके कुटुंब की वृद्धि ना हो तो भी आपको लगेगा कि जीवन में बढ़ नहीं रहा कुछ, धन नहीं बढ़ेगा तो भी स्थिरता आ जाएगी। पंचम भाव क्या है, आपकी रचनात्मकता है। आप जो सोचते हैं, जो आपका विचार है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर सृजन शक्ति है, उसे आप लगातार क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका पंचम भाव यानी ये जो चतुर्थ भाव का पड़फड़ है ये मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी रुक जाएगा, आपकी संतान नहीं बढ़ेगी, जीवन रुका हुआ महसूस होगा ना। अष्टम भाव किस चीज का है, परिवर्तन का है। अगर जीवन में परिवर्तन ही नहीं होगा तो भी जीवन ठहरा ठहरा सा महसूस होगा। एकादश भाव क्या है, उपलब्धियों का भाव है। उपलब्धियां हमेशा एक के बाद दूसरी व्यक्ति ना प्राप्त करें, उस तरफ ना बढ़े तो भी जीवन क्या महसूस होगा, रुका हुआ महसूस होता है। यानी कि जो पड़फड़ भाव है ये जीवन की निरंतरता को भी समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमें हमेशा महसूस कराते हैं कि अब हमें जो मिल गया है हमें अब उससे कहाँ चलना है, आगे चलना है। एकादश भाव मित्रों का है, संस्थानों का है। लाभ के का जो माध्यम होता है वो कर्म से होता है, यानी कर्म आपने यहाँ किया और ये कर्म से दूसरा भाव है, यानी कर्मों का क्या है, पूंजी यहाँ पर है। यहाँ आप कर्म करते हैं और उसके बदले में लाभ आप यहाँ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पता चल जाता है कि कुंडली में जो है पड़फड़ भाव बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। इस शास्त्र क्या कहता है इसको समझिएगा। एक विशेष नियम मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी ग्रह भाव वाइज सबसे अधिक बलवान कब होता है, जब वो केंद्र में होता है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह की पकड़ कुंडली पे ज्यादा हो जाती है। फिर अगर केंद्र स्थानों को छोड़ दें तो केंद्र के बाद पड़फड़ भाव में ही बैठा हुआ जो ग्रह होता है उसकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर त्रिकोण की बात करें, लगन, पंचम, नवम, तो इन भावों के स्वामियों की पकड़ नहीं मजबूत होती है बल्कि इन भाव के स्वामी शुभ होते हैं। त्रिकोण स्थान के स्वामी कुंडली में सर्वदा शुभ माने जाते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा पकड़ किन ग्रहों की होती है पूरी कुंडली पर, केंद्र वाले ग्रहों की। उसके बाद दूसरे नंबर पे पड़फड़ भाव के ही ग्रह आते हैं, क्योंकि केंद्र से अगला भाव यही होता है। तो पड़फड़ भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी कुंडली में सेकंड, दूसरे स्थान का वह ग्रह है जिसकी पकड़ कुंडली में सबसे अधिक मजबूत है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से ग्रह आपके केंद्र में हैं, समझ जाइए कि उन ग्रहों की पकड़ आपकी कुंडली पर कहाँ है, नंबर 1 स्थिति पे है। जो ग्रह आपके पड़फड़ में बैठे हैं वो आपकी कुंडली में पकड़ नंबर 2 पर है, उनका दूसरा दबदबा आपकी कुंडली में कायम है। यदि कोई ग्रह आपके इन पड़फड़ भावों में अपनी राशि में होगा, उच्च राशि में होगा, मित्र राशि में होगा, तो ये भाव और भी मजबूत हो जाएंगे। अगर इन भावों में, पड़फड़ भावों में बैठा हुआ ग्रह पीड़ित होगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। अब आ जाते हैं फलादेश पर।
फलादेश के लिए मैं पहले यहाँ पर शुभ और क्रूर ग्रहों के कार्य करने की प्रवृत्ति को बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद स्पेशल सूत्रों पर मैं चलूँगा। अगर आपके पड़फड़ भावों में शुभ ग्रह बैठे होंगे, शुभ ग्रह में कौन कौन से आएंगे? एक तो बृहस्पति आ जाएगा पहले नंबर का शुभ ग्रह, दूसरे पे कौन आएगा? शुक्र, चंद्रमा आएगा और फिर बुध आएगा। अगर चंद्रमा पक्ष बली हो तो ज़्यादा शुभता आ जाती है। अब देखिए, पड़फड़ भाव क्या करते हैं? जीवन में निरंतरता को बनाते हैं, उपलब्धियां देने में मदद करते हैं। तो अगर आपके द्वितीय भाव में या पंचम भाव में, अष्टम भाव में या एकादश भाव में, पड़फड़ भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो जीवन की जो निरंतरता है, लगातार आगे बढ़ने का जो जीवन में क्रम है, जो जीवन में विकास का क्रम है, सब कुछ वो थोड़ा आपके जीवन में बहुत इजी गोइंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो तनावपूर्ण नहीं होता है। शुभ ग्रह पड़फड़ भाव में होते हैं तो आप ये समझ रखिए कि केंद्र स्थानों के फलों को सुरक्षित रखने में वे ज़्यादा संघर्ष नहीं उत्पन्न देते हैं। संतुष्टि पूर्वक आप जो है भावों को संरक्षित कर ले जाते हैं, आराम से आप से चीज़ों को जोड़ देते हैं, आराम से आपके जीवन में चीज़ों को संरक्षित रखते हैं, सहयोग दिलाते रहते हैं, समाधान देते रहते हैं, कठिनाइयों की तीव्रता कम करते हैं। तो ये पहला सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। जिसकी भी कुंडली में द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश में शुभ ग्रह हों या ग्रह, कोई जरूरी नहीं कि सभी भावों में शुभ ग्रह मिल जाए, हो सकता है खाली द्वितीय में हो, अन्य 3 घर खाली हो। अगर शुभ ग्रह किसी भी प्रकार से मिल रहे हैं तो समझिएगा क्या कि जीवन में जो है बहुत ज़्यादा उठा पटक नहीं होने वाली है, बहुत कम कठिनाइयों से ही आप अपने जीवन की कार्य प्रणाली को संरक्षित रख पाएंगे। लेकिन परिणाम भी थोड़ा सीमित मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि जब परिणाम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो संघर्ष बढ़ जाएगा। इसीलिए क्रूर ग्रह जब इन भावों में होते हैं, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया या कृष्ण पक्ष एकदम अस्त चंद्रमा हो गया, तब क्या होता है? ये जो है आपके जीवन में दबाव, संघर्ष, परिश्रम, असंतोष, देरी, कठोरता और टूट फूट के माध्यम से परिणाम संपन्न करवाते हैं। यानी दबाव बढ़ेगा। अगर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, अष्टम और एकादश में खाली चारों में क्रूर ग्रह हो गए तो आप देखिए उस व्यक्ति को जीवन में कोई भी उपलब्धि, कोई भी चीज़, चाहे वो अपने व्यक्तित्व, अपने स्वास्थ्य की बात हो, पारिवारिक सुख शांति या भौतिक उन्नति की बात हो, जीवन में वैवाहिक स्थिति की बात हो या साझेदारी की बात हो, पद प्रतिष्ठा पाने की बात हो, वो चीज़ उसने बड़े दबाव के साथ हासिल किया होगा, बहुत संघर्ष के साथ, बहुत असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाने के बाद देर से मिला होगा, कठोरतापूर्वक श्रम करने के बाद मिला होगा। वहीं अगर शुभ ग्रह होंगे तो थोड़ी आसानी से मिल गया होगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि क्रूर ग्रह होने का मतलब हानि करना है। क्रूर ग्रह आपको दबाव, संघर्ष देने के बाद देगा, लेकिन आप ये भी समझिएगा क्रूर ग्रह ही इन भावों में है जो सीमाओं को तोड़ करके, प्रतिस्पर्धा करा करके, जोखिम उठा करके, कठिन निर्णय आपसे करवा करके, विपरीत परिस्थितियों में आपको टिकाए रख करके परिणाम देने की क्षमता रखता है। शुभ ग्रह होगा तो इजी गोइंग मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। क्रूर ग्रह होगा तो बहुत तकलीफ से, बहुत संघर्ष से, स्ट्रगल से मिलेगा, लेकिन बड़ा भी मिल सकता है। तो इसलिए अब मैं आपको उपचय भावों से जुड़े हुए कुछ अब आगे सूत्र दे रहा हूँ। उपचय भाव का महत्व मैंने समझा दिया, उपचय भाव में बैठे हुए क्रूर और शुभ ग्रहों को समझा दिया। अब सूत्र देता हूँ बारी बारी से। पहले मैं सूत्र आपको बोलता हूँ, आप सुन लीजिए, फिर मैं उसे आपको समझा दूंगा, याद भी कर लीजिएगा। द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों मजबूत हों, दोनों क्या है? पड़फड़ हैं, ये दोनों पड़फड़ हैं। द्वितीय क्या होता है? धन का होता है, और एकादश किसका होता है? लाभ का होता है। अगर आपके ये दोनों पड़फड़ भाव मजबूत होंगे कुंडली में तो क्या होगा? धन भी अच्छा आएगा और धन संचय भी अच्छा होगा, दोनों अच्छा हो जाएगा। यानी जीवन में धन का फ्लो भी बढ़िया बना रहेगा और उस आय को आप जो है बचत में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है। दसम भाव क्या देता है? आपको काम देगा, ठीक, आपसे कर्म करवाएगा दसम भाव। एकादश भाव उस कर्म के बदले में आपको क्या देता है? लाभ देता है। और द्वितीय भाव उस लाभ का हिस्सा बचाने का काम
करता है। तो द्वितीय एकादश दोनों ठीक होगा तो आप जीवन में पूंजी को, एसेट को, धन का मतलब सिर्फ नगद बैंक बैलेंस मत समझिएगा, असेट में बदल लेते हैं लोग धन को। धन से जमीन ले लिए, गोल्ड ले लिए। अब इसको दूसरे सूत्र पे चलते हैं। एकादश भाव मजबूत हो, ये मजबूत हो लेकिन ये कमजोर हो, तब क्या होगा? धन का फ्लो तो अच्छा रहेगा लेकिन आप उसे बचत में कंट्रोल बदल नहीं पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ा धन आने के बावजूद भी कुछ ऐसे खर्चे आएंगे कि आप पैसों को टिका नहीं पाएंगे, पैसे को दूसरी चीज़ों में लगा नहीं पाएंगे, पैसे का स्वरूप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आय बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, गलत आर्थिक निर्णय आ सकते हैं। तो इसलिए अगर ये द्वितीय कमजोर, एकादश पड़फड़ मजबूत है तो धन तो आएगा लेकिन हमेशा कमी जो है बनी रहेगी, बचत नहीं हो पाएगी। अब दूसरा सूत्र है, एकादश भाव कमजोर हो और द्वितीय मजबूत हो तो क्या होता है? यानी एकादश कमजोर होने का मतलब फ्लो कम है, उस कम फ्लो में भी आप क्या कर ले जाएंगे? बचत कर ले जाते हैं। यानी अगर द्वितीय भाव मजबूत हो लेकिन एकादश भाव कमजोर हो तो जातक सीमित आय में भी बचत कर सकता है। हालांकि बचत भी जो होगा वो सीमित मात्रा में होगा लेकिन बचत करने का गुण आपके अंदर है। बलवान का मतलब क्या है? कोई भी ग्रह इन भाव में क्या बैठा हो? अपनी राशि में हो, स्वराशि में हो तो उसे आप बलवान मान करके चलिएगा, विंशोपक बल के अनुसार चलना है। कोई ग्रह इन भावों में क्या हो? उच्च हो। कोई भी ग्रह इन भावों में क्या हो? मित्र राशि में हो। इन भावों में कोई भी शुभ ग्रह हो। इन भावों में शुभ ग्रह की क्या होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए। कमजोर कब मानेंगे? जब इन भावों में कोई नीच का ग्रह हो, जब इन भावों में कोई शत्रु राशि वाला ग्रह हो, इन भावों में कोई ग्रह अस्त हो करके बैठा हो, इन भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो लेकिन वह स्वर राशि, उच्च राशि का ना हो, मित्र राशि का ना हो, पाप ग्रह बैठा हो और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि आ जाएगी, तब ये भाव कमजोर माने जाएंगे। भाव के आगे पीछे पाप ग्रह हो, पाप कर्तरी हो, यहाँ पर शनि हो गया, यहाँ पर मंगल हो गया तो ये पाप कर्तरी हो गया। भाव बलवान भी होगा अगर, क्या होगा? शुभ कर्तरी। इधर हो गया गुरु, इधर हो गया चंद्रमा, दो शुभ ग्रह आगे पीछे किसी के भाव के हो जाए तो शुभ कर्तरी होता है। अगले सूत्र पे चलते हैं। पंचम और एकादश भाव का संबंध बन जाए, यानी आपके जो दो पड़फड़ भाव है, पांचवा और एकादश, पांचवें भाव का स्वामी एकादश में आ जाए, एकादश का स्वामी पांचवें में आ जाए, या इन दोनों भावों के स्वामी जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है वो एक साथ बैठे हों या राशि परिवर्तन कर लिए हों तो संबंध बन जाएगा। अगर पंचम और एकादश पड़फड़ का संबंध बनेगा तो ऐसे जातक अपने ज्ञान, शिक्षा देने की क्षमता, सलाह देने की क्षमता, लेखन, प्रशिक्षण, रचनात्मकता, इन सारी अपने मतलब जो उनके अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल होगी जिसको वो अपनी आय में बदल पाएंगे। आपको ऐसा योग शिक्षक, सलाहकार, लेखक, ज्योतिषी, कलाकार, प्रशिक्षक, बौद्धिक व्यवसाय करने वाला बना सकता है। तो अगर पड़फड़ में पंचम और एकादश का संबंध होगा तो लाभ बौद्धिक कार्यों से आने का योग बन जाएगा। पंचम भाव मजबूत हो लेकिन एकादश भाव कमजोर हो, अब आप खुद निष्कर्ष निकालने में सक्षम है। मान लीजिए पंचम भाव मजबूत है लेकिन एकादश कमजोर है, तो पंचम मजबूत मतलब आपके पास मजबूत बौद्धिक क्षमताएं हैं लेकिन एकादश कमजोर है, तो उन बौद्धिक क्षमताओं से, पंचम भाव किसका होता है? प्रतिभा का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो पंचम मजबूत है तो आपके अंदर प्रतिभा अच्छी है, लेकिन एकादश वाला अगर कमजोर है पड़फड़ तो प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता होने के बावजूद भी आप उसे लाभ में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसी का अपोजिट कर लीजिए, अगर किसी का एकादश भाव मजबूत हो गया लेकिन पंचम थोड़ा सा पीड़ित हो गया तो क्या होगा कि बौद्धिक क्षमता कम होने के बावजूद भी व्यक्ति लाभ बना लेता है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर पंचम भाव का स्वामी किसी का कमजोर है लेकिन लाभ भाव का स्वामी मजबूत है तो कम बुद्धिमान होने के बावजूद, कम हुनरमंद होने के बावजूद भी वह व्यक्ति लाभ
अपने अनुसार पर्याप्त बना लेगा। वहीं अगर पंचम मजबूत होगा लेकिन लाभ कमजोर होगा तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह उचित लाभ जीवन में नहीं कमा पाता है, उचित उपलब्धियां नहीं बना पाता। वहीं अगर दो के दोनों मजबूत हो गए, पंचम भी मजबूत हो गया, एकादश भाव भी मजबूत हो गया, तब पूछना ही क्या है, वो पर्याप्त बुद्धिमान है, पर्याप्त हुनरमंद है और पर्याप्त उसके पास में उपलब्धियां भी आने वाली है। दोनों ही कमजोर हो गए तो बुद्धि भी कमजोर है, स्किल भी कमजोर है, क्रिएटिविटी कमजोर है और अवसर भी कमजोर हो जाएंगे उसके लिए। तो ये आपका अगला सूत्र मैं दे रहा हूँ, सातवां सूत्र द्वितीय और पंचम भाव से ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पड़फड़ भाव है। अब द्वितीय और पंचम भाव का संबंध अच्छा बना हो, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे, एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, तो क्या होगा, परिवार में शिक्षा, संस्कार और ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। जातक अपनी बुद्धि और वाणी से लोगों को प्रभावित करेगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख करके कि क्या यह व्यक्ति ऐसी वाणी बोलना जानता है कि अगले को मोह ले, मंत्रमुग्ध कर ले, तो द्वितीय और पंचम का संबंध देखना होगा। ये बुद्धि हो गया, ये वाणी हो गई, बुद्धि और वाणी के संयोजन से वह अपने जीवन में लोगों को, अपने कुटुंब को, परिवार को या धन का भी होता है तो बुद्धि और वाणी से वह धन बहुत निकालने में सक्षम हो जाएगा। आठवां सूत्र है, अगर पंचम और अष्टम भाव का संबंध हो जाए तब क्या होगा, पंचम आपकी बुद्धि, क्रिएटिविटी हो गई, अष्टम भाव क्या हो गया, शोध का हो गया, रहस्यों का हो गया, ज्योतिष का, मनोविज्ञान का, चिकित्सा का, विरासत का है, रहस्यमयी विषयों का भाव अष्टम भाव होता है। यदि इन दोनों का संबंध होगा तो आपकी बुद्धि जो है वह गोपनीय चीजों में, किसी विषय के रहस्य को खोलने में, गुप्त चीजों में, विरासत वाली चीजों में, ज्योतिष में, शोध में, इन सब चीजों में आपकी रुचि गहरी बनेगी। और संतान से जुड़े हुए विषयों में संतान कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगा आपको आपके जीवन में रहस्यों को खोलने में। लेकिन अगर पीड़ित होगा तब दिक्कत होगी। पंचम भाव प्रेम का भी होता, अगर पंचम भाव का अष्टम से संबंध बनेगा, यानी इस पड़फड़ का इस पड़फड़ से, तो ऐसे लोग जीवन में गुप्त प्रेम रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के प्रेम का कभी खुलासा नहीं हो पाता है जीवन में, ये भी हो सकता है। और वह प्रेम किसी स्त्री से ही हो या जरूरी नहीं है, किसी विषय से, किसी वस्तु से, कहीं ना कहीं गोपनीय रूप से उनके इमोशन किसी भी चीज के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। नौवां सूत्र ले लीजिए, अष्टम भाव और एकादश भाव का संबंध हो, एकादश और अष्टम, एकादश लाभ, अष्टम क्या हो गया, विरासत या बीमा का, कर का, शोध का, जीवन साथी के परिवार का, जीवन साथी का कुटुंब हो गया। तो अगर शुभ स्थिति में एकादश भाव और अष्टम भाव का संबंध बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को किसी की मृत्यु होने से लाभ मिल सकता है। मृत्यु होने के बाद बीमा मिल गया, विरासत मिल गया, बीमा का पैसा मिल गया। किसी के हानि होने से जो आपको लाभ मिलेगा वह योग यह बनाएगा। ससुराल से आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका जीवन साथी है तो ये उसका क्या होता है, कुटुंब होता है, और इसका संबंध लाभ वाले पड़फड़ से बन गया है। तो जीवन साथी के संसाधन से अष्टम भाव खनन का है, चिकित्सा का है, गुप्त कार्यों का है, संकट प्रबंधन का है। तो अगर एकादश और अष्टम का संबंध बनेगा तो इन सारे चीज़ों से किसी के ऊपर संकट आने से, अब उस संकट को आप मैनेज कर लें या क्या करें, उससे वो प्रसन्न होकर के लाभ दे दे, संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन अगर पीड़ित होगा या दोनों का संबंध तो अवसर हाथ में आते आते फिर निकल भी जा सकते हैं। अगला सूत्र ले लेते हैं। देखिए, अगर सप्तम भाव मजबूत है तो क्या होगा, सप्तम भाव है आपके जीवन में जो लोग आते हैं, जुड़ते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिक पूरा। ये आप हैं, लगन, पैदा हुए तो आपके पास क्या है, कुटुंब है, भाई है, माता है, आपके पास पिता हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम बाद में अपने जीवन में जोड़ते हैं। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में जन्म से ही जुड़ जाते हैं, बुआ, मौसी, ये सब। लेकिन कुछ रिश्ते बाद में हम खुद जोड़ते हैं। किस चीज़ के लिए, हम अपना जीवन उनसे शेयर करते हैं
और उन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं। तो इन चीज़ों का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव होता है और एकादश भाव होता है। सप्तम भाव किस चीज़ का है? विवाह का। तो विवाह होने पर कोई आपके पास किस लिए आ रहा? आपकी अब क्या करेगा? वो लाइफ आपकी शेयर करेगा। ऐसे सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा, ये डील का भाव है। हमेशा डील में क्या होता है कि पैसा हो तभी डील नहीं होता है। कहीं भी आप अपने जीवन में किसी को शामिल कर रहे हैं या किसी के जीवन में शामिल हो रहे हैं तो सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव क्या हो गया? जीवन को शेयर करने का भाव हो गया। और इसी सेंस में ये विवाह का भी भाव है, पत्नी या पति का भी भाव है। तो विवाह या विवाह के बाद जो आपको मिलता है, ये द्वितीय भाव उसका क्या होता है? कुटुंब होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो सप्तम भाव अगर ठीक होगा तो विवाह और पार्टनरशिप आपके जीवन में अच्छी आ सकती है, जल्दी आ सकती है, मनमाफिक आ सकती है। लेकिन अष्टम भाव अगर पीड़ित होगा तो ये उसकी पूंजी है। तो क्या होगा? अष्टम भाव अगर पीड़ित होगा तो विवाह हो जाएगा, पार्टनर्स मिल जाएंगे, लेकिन बाद में संयुक्त रूप से जो धन, गोपनीयता, ससुराल या विश्वास से संबंधित चीज़ें हैं उनमें समस्याएं आने लग जाएंगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर अष्टम भाव अच्छा है तो ससुराल से आपको विश्वास मिलेगा, ससुराल आपके लिए खड़ा है। आपके पार्टनर्स जिनके साथ आपने लाइफ शेयर किया है, जन्म के बाद बाहरी दुनिया से जिन लोगों को आपने अपने जीवन में शामिल किया, वे लोग आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अगर पीड़ित होगा तो आपको धोखा मिलेगा। दसम भाव मजबूत हो लेकिन एकादश भाव कमजोर हो, अब इन दोनों उपचय भाव की तुलना अगले केंद्र से कर लेते हैं। दसम भाव मजबूत है, ठीक है, तो कर्म आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन एकादश कमजोर है तो बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद उसका जो आउटपुट होगा, उससे जो आपको उपलब्धि और लाभ मिलना होगा, वो उतनी बड़ी नहीं होने वाली है। दसम भाव थोड़ा सा कमजोर है लेकिन एकादश भाव क्या है? बलवान है। कर्म थोड़ा कम भी करेंगे तो भी उससे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आ जाएगी। तो ये एक सेंस होता है सभी भावों का सूत्र निकालने का। अब आप ये समझ लीजिएगा कि चारों पड़फड़ भावों के स्वामियों को, भाव को देख लीजिए, उनके स्वामियों को देख लीजिए। वे जितने अधिक शुभ प्रभाव में होंगे, जीवन आपका उतना ही इजी गोइंग चलेगा, अवसरों की प्राप्ति और उसे जल्दी और आसान तरीके से उपलब्धि में आप बदल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके चारों पड़फड़ भाव में क्रूर ग्रह होंगे तो अवसरों को उपलब्धियों में बदलने में आपको समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ी जो है उपलब्धि आपको मिल जाए। इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर पड़फड़ भावों के कुछ सूत्र दे दिए हैं और ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि केंद्र स्थानों के बाद में सबसे ज़्यादा बलवान पकड़ कुंडली पे रखने वाले ग्रह कौन से होते हैं? पड़फड़ भाव ही होते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।